नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं सूर्य प्रकाश पारिक आपकी ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए फाइनल ईयर वालों के लिए एक महत्वपूर्ण कक्षा है, साथ ही समस्त हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम अध्ययन करने वाले हैं छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत के विषय में। सुमित्रानंदन पंत और उनकी रचना नौका विहार विशेष रूप से हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए जानते हैं हम सुमित्रानंदन पंत को। आज के इस वीडियो में हम सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। तो कैसे हो गए इस प्रकृति के सुकुमार कवि? अपनी माता, बहन और अपनी भार्या, पत्नी, सब कुछ, सहचरी, सब कुछ मान बैठे थे प्रकृति को सुमित्रानंदन पंत। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में हुआ था। कोसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, जो अभी उत्तराखंड में आता है, पहले उत्तर प्रदेश में था, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्म के 6 घंटे के पश्चात इनकी माता का देहावसान हो गया था। उसके बाद में इनकी दादी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बाद में कुछ पढ़ाई उन्होंने अल्मोड़ा में की। उसके उपरांत, पढ़ाई के उपरांत ये चले जाते हैं वाराणसी जाते हैं, वाराणसी कुछ अध्ययन करते हैं और उसके उपरांत पूरी तरह से प्रकृति में रम जाते हैं और प्रकृति के विषय में बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। और धीरे धीरे छायावाद, सबसे पहले इनकी जो छायावादी शैली की जो कविता थी उसका नाम था गिरजे का घंटा, 1916 में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद में ये कहीं रुकते नहीं हैं और निरंतर उनकी जो रचनाएं हैं वो आती रहती है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनके काव्य संग्रह है। इनका अलग अलग जो वाद है, इनमें अपने पूरी विचारशीलता के साथ में हर वाद में ये अपना लेखन करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो छायावाद में तो इनका प्रखर लेखन है ही। उसके बाद में प्रगतिवाद के भी ये सशक्त हस्ताक्षर है। मानवतावाद में अरविंद दर्शन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये। तो उसके बाद का जो काव्य है वो थोड़ा विचार काव्य कहा जाएगा, लेकिन फिर भी काव्य की दृष्टि से इतना अधिक प्रभाव नहीं छोड़ता। हरिवंश राय बच्चन के काफ़ी अच्छे मित्र थे, उनके साथ में उनका लंबा समय बीतता है। और उनकी एक रचना आती है खादी के फूल। खादी के फूल उन्होंने हरिवंश राय बच्चन के साथ में लिखी थी। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है आपको। तो इनके थोड़ा सा जीवन परिचय हम विस्तृत रूप से यहाँ पर देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में सन 1900 में हुआ था। बाल्यकाल में अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन का उन्हें पर्याप्त अवसर मिला। शायद इसीलिए प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग हो गया। बचपन से ही एकांत प्रिय, शांत प्रिय स्वभाव के थे, तो उन्होंने कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद, शैली किट्स आदि के साहित्य का गहन अध्ययन किया। कई विद्वान इनको भारतीय वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। जो उनकी जो रचना थी पल्लव, तो उसमें लिरिकल बैलेड्स जो हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी लिरिकल बैलेड्स, उसकी जो भूमिका है तो वो काफ़ी कुछ मिलती जुलती से है। पल्लव की जो भूमिका है, जो छायावाद के प्रति है, उसके तो इस ढंग से एक साम्यता उन दोनों के बीच में बताते हैं। पंत जी गांधी जी के आह्वान पर 1921 में अपना अध्ययन कार्य छोड़ देते हैं। लगभग 21 साल की अवस्था में छोड़ देते हैं। इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त, लेकिन लक्ष्मण जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने अपना नाम कॉलेज में जाने के बाद में सुमित्रानंदन पंत रख देते हैं। इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं कि नाटक भी लिखे, काव्यलोचना भी लिखी, लेकिन मूलतः कवि है। जैसे अब मैंने बात की थी पहले, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह। और इन कविताओं में प्रकृति का, पंत जी का प्रकृति प्रेम शिखर पर है। फिर ये देखिए, उसके बाद में छायावादी रचनाओं के बाद में उनका एक नया युग आता है जिसमें युगांत, युगवाणी, युगांत का मतलब छायावाद के युग का अंत करते हैं इस युगांत नामक काव्य से। फिर युगवाणी, ग्राम्या, यहाँ तक प्रगतिशील धारा की रचनाएं चलती रहती है, प्रगतिवादी रचनाएं चलती है ग्राम्य तक। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, सप्त शिखर, इन रचनाओं पर काफ़ी ज़्यादा अरविंद दर्शन का प्रभाव है, मानवतावादी दर्शन है ये। फिर आगे चलते हैं तो लोकायतन भी रहता है, जो एक महाकाव्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें महात्मा गांधी के आदर्श को इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो सप्तशिखर, वाणी, पतझड़, चितंबरा आदि काव्यों में, कविताओं में पंत प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में प्रकट होते हैं। लोकायतन तथा सत्यकाम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। और एक इसमें बात देखने के लिए, जहाँ पर छायावाद में पूरी ढंग से वो रमते हैं, बहुत अच्छे खुशी के साथ में रमते हैं, पूरे उत्साह के साथ में रमते हैं, लेकिन
जैसे जैसे ये लोकायतन और सत्यकाम तक आते तो ऐसा लगता है कि शब्दों और विचारों से वो कविता रचना शुरू करते जो भाव शून्य है। फिर एक और रचना आती है कला और बूढ़ा चांद, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। इस काव्य में प्रयोगशील प्रवृत्ति के साथ अवतरित होते हैं। यह भी उनकी कविताएं सायास्ता के सायास्ता का मतलब प्रयास रचना लिखने के कारण कमजोरी है। विषय एवं शैली की दृष्टि से पंत जी की काव्य साधना सदैव गतिशील रही है, किंतु पंत जी का असली कवि या तो प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं में पूरी कलात्मकता के साथ मुखरित है, या सामान्य जन की पीड़ा को वाणी देने वाली कविता में। देखिए इनकी जो महत्वपूर्ण रचना मान सकते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्राकृतिक दृश्यों को बड़े ही सुंदर ढंग से ये यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। और पंत जी की महत्ता प्रमुख छायावादी कवि के रूप में अक्षुण है। निश्चित तौर से छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। साथ में जो ब्रह्मा कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, और महेश कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भी इनकी अच्छी खासी बनती और बिगड़ती रहती थी। काफ़ी उनका अच्छे प्रसंग है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ में, और कई थोड़ी चूहलबाजी भी दोनों के बीच में होती रहती थी। ऐसा कहा भी जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी जो रचना है कुकुरमुत्ता, उसमें कुकुरमुत्ता स्वयं को बताते हैं जो कहीं पर भी उगाता है, और थोड़ा सा एक बनावटी जो फूल है जैसे गुलाब है, तो गुलाब की उपमा ये सुमित्रा नंदन पंत के लिए देते, ऐसा लगता है, ऐसा कहा जाता है। और पंत जी की महत्ता छायावाद, ओके ये हो गया। तो देखिए पंत जी को केवल इस एक पृष्ठ के माध्यम से समझना थोड़ा मुश्किल होगा। उनके बारे में हम अगर इंटरनेट पर ढूंढें तो हमें और भी अधिक जानकारी मिल सकती है। तो ये देखिए आप यहाँ पर इंटरनेट पर जाएं तो सुमित्रा नंदन पंत आपको विकीपीडिया एक इंटरनेट पर जाएंगे तो एक पूरा पेज मिलेगा। वहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से सुमित्रा नंदन पंत को देख सकते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977, यानी कुल 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। शेष जो जीवन इनका इलाहाबाद में बीता था। ये जीवन परिचय ये सारा का सारा आप यहाँ पर देखिएगा। इनकी जो रचना है विशेष रूप से ये देखिए, ये समस्त रचनाओं का इन्होंने ये पूरा विवरण दिया गया है, जिसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो उन विचारधाराओं के रूप में इनका जो काव्य किस प्रकार से परिवर्तित होता है उसका सारा विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित कराया। चिदम्बरा पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भी इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे सम्मान भी इन्हें मिलते हैं। कोसानी में अगर जाते हैं तो कोसानी में उनके पुराना जो घर था उसको एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। और अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण स्थान इसमें जुड़ा हुआ है वो है काला काकार। इनके एक मित्र थे कुंवर सुरेश सिंह जी। तो जो काला काकार के कुंवर थे, राजकुमार थे। काला काकार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला एक स्थान है, और जहाँ के कुंवर सुरेश सिंह जी से इनकी अच्छी खासी मित्रता थी। वहाँ के राजा थे अवधेश सिंह के छोटे भाई थे सुरेश सिंह। तो सुरेश सिंह से मित्रता होने के चलते आप और हरिवंश राय बच्चन का एक लंबा समय काला काकार में गुजरता है। काला काकार में इन्होंने सन 1938 में रूपाब नामक एक पत्र की भी स्थापना की थी। वहाँ पर से आरंभ किया था जो प्रगतिशील चेतना का एक पत्र था। और विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो रचना है नौका विहार, तो नौका विहार में जहाँ का जिक्र किया गया है वो काला काकार का ही स्थान है। काला काकर के राजमहल के समीप से नौका गुजरती है, तो उसका जो वर्णन है रात्रि के प्रथम पहर में वो लगभग अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो ये देखिए कुछ चित्र भी है मेरे पास में हमारे सुमित्रा नंदन पंत के। ये वृद्धावस्था का एक चित्र है उनका। एक लगभग 5 रुपये का टिकट डाक विभाग द्वारा डाक टिकट छपाया गया था उनके सम्मान में 2015 में, सुमित्रा नंदन पंत। ये देखिए हरिवंश राय बच्चन के साथ में उनका एक चित्र है। काफ़ी अच्छी खासी मित्रता रही थी उनकी। खादी के फूल इस ढंग से एक रचना भी प्रकाशित हुई थी। काफ़ी सम्मानित हुए थे सुमित्रा नंदन पंत। और ये देखिए विभिन्न सभाओं में, गोष्ठी में उनके कुछ चित्र ये सम्मानित होते हुए। और ये देखिए एक अलग ही उनका उस समय की शैली रही होगी। ये ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो नेपोलियन में जैसे युवावस्था में जैसे लहरदार जैसे उनके बाल थे वैसे ही अपने बाल कटवा चुके थे। ये देखिए ये चित्र जो है इसके ये वैसे कटिंग वाला चित्र है, ये पूरा नहीं है। तो इसके एक तरफ बैठे हुए हरिवंश राय बच्चन और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी
केवल इनका ही चित्र यहाँ पर लिया गया है। और ये देखिए एक आपको बड़ी एक अच्छी बात बताते हैं कि ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत और इनके पीछे खड़े हुए हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र है अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन का जो नामकरण है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ही किया गया था। अमिताभ जो नाम दिया था, अमिताभ और अजिताभ, ये दोनों नाम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ही दिए गए थे। चलिए आइए देखते हैं उनकी रचना नौका विहार। नौका विहार आरंभ करते हैं। पहला छंद, पहला जो पैराग्राफ है वो आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि उनका काफ़ी समय तक प्रवास रहा था कलाकाकार स्थान में कुंवर सुरेश सिंह जी के साथ में। तो एक रात्रि के प्रथम पहर की यहाँ पर घटनाक्रम प्रस्तुत करते हैं कि नौका रवाना होती है गंगा नदी के किनारे था उनका राजमहल। कालाकाकार एक जो स्थान है उसका जो राजमहल गंगा नदी के किनारे था। तो सुरेश सिंह जी के साथ में वो रवाना होते हैं नाव में बैठकर, और वहाँ का जो दृश्य बताया गया, तो दृश्य जो बताया गया, आप सोचिए कि रात्रि के लगभग 9 बज रहे हैं, 9 बजने वाले, 8-9 बजे के लगभग का समय है, और जो चंद्रमा की जो रोशनी है चारों तरफ फैली हुई है, और जेठ का जो माह है तो पूरी चारों तरफ चंद्रमा की रोशनी के लिए एकदम सफ़ेदी सा आंगन बिछा हुआ है पृथ्वी का। तो उसके लिए कहा शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ज्योत्सना यानी जो चंद्रमा की जो चांदनी बिखरी हुई है, उज्ज्वल एकदम चमकदार, तेजमय और शांत, बिल्कुल नीरवता है वहाँ पर, कहीं कोई शोरगुल नहीं है। रात्रि का समय, स्निग्ध एकदम चिकनाहट भरा, एकदम कोमलता से भरा। अपलक अनंत नीरव भूतल, देखिए कितना सुंदरता से वर्णन किया। अपलक एकदम बिना पल के जब कहे, अनंत यानी आकाश के लिए कहा गया। जो आकाश है वो अपलक भाव से एक जैसे आंखों से खुला हुए रखते हुए नीरव भूतल को निहारता हुआ। जिस ढंग से जो चंद्रमा है, जो आकाश है, जो प्रकाश से भरा हुआ है, तो वो आकाश नीरव भूतल को निहारते हुए, तो एकदम पूरी एक शांति सा वातावरण यहाँ पर स्थापित किया गया कि एक वातावरण की स्थापना की गई है। और उसके बाद में सेकत शैया पर दुग्ध धवल, गंगा नदी का जो वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि गंगा के साथ में बहुत ज़्यादा मानवीकरण किया गया। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया कि गंगा को एक तापस बाला कहा गया, यहाँ पर एक तपस्वी की बाला यहाँ पर कहा गया। सेकत शैया पर दुग्ध धवल, सेकत यानी, सेकत का मतलब होता है रेत, रेतीली शैया पर, रेत की शैया बताएगी, यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार कहा जा सकता है। सेकत शैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध यानी बिल्कुल दूध के समान, धवल यानी सफ़ेद। तो चांदनी रात में गंगा नदी का जो दृश्य है वो इस प्रकार दिखाई दे कि दूध के समान जो गंगा, तनवंगी गंगा, तनवंगी का मतलब होता है पतली दुबली, जैसे पतली दुबली नायिका के लिए आता है तनवंगी शब्द, तो यहाँ पर गंगा के लिए काम में लिया गया तनवंगी। ग्रीष्म विरल, ग्रीष्म में जो गंगा नायिका है वो बहुत ही ज़्यादा पतली दुबली हुई, मानवीकरण किया गया। अब ये पतली दुबली इसलिए कारण से हो गई, जब ग्रीष्म बहुत अधिक पड़ती है तो नदी की चौड़ाई है, पानी कम होने से जो नदी की चौड़ाई वो काफ़ी कम हो जाती है, तो गंगा एकदम दुबली हो चुकी है। जैसे कोई दुबली नायिका, तो उस ढंग से गंगा भी दुबली हो चुकी है। लेटी है शांत, शांत यानी थकी हुई, क्लांत यानी मलिन भाव से, निश्चल बिना हिले डुले, ज़्यादा लहरें नहीं है उसके अंदर, तो बिल्कुल शांत भाव से यहाँ पर गंगा नदी लेटी हुई है। देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर बताया गया है कि चांदनी रात में एकदम नीरव भूतल है और अपलक आकाश उसको निहार रहा है, एकदम शांति है चारों तरफ, सफ़ेद रंग का वातावरण है, चांदनी बिखरी हुई है, और रेत की शैया पर गंगा नदी एक नायिका के रूप में वहाँ पर बिछी पड़ी है, जो शांत है, बिल्कुल थकी हुई सी एक क्लांत है। अब यहाँ पर देखिए एक सामान्य रूप से प्राकृतिक गतिविधि है कि जो ग्रीष्म होने के कारण जो गंगा नदी अत्यंत ही विरल हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर नायिका के रूप में काम में लिया गया है क्योंकि रात्रि होने के कारण जो गंगा नदी वो बहुत ही शांत, क्लांत और निश्चल हो चुकी है। तापस बाला गंगा निर्मल, तापस बाला का, तपस्वी की बाला का है, जिस प्रकार से तपस्वी जो बाला होती है, एक कोई बाला जो तपस्या कर रही कि बिल्कुल एकदम शांत भाव से, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, इस प्रकार से तापस बाला गंगा निर्मल, बिल्कुल पवित्र भाव से गंगा निर्मल। शशि मुख से दीपित, शशि मुख यानी आसमान में जो चांद चमक रहा है शशि, तो उस शशि चंद्रमा के मुख से दीपित, दीपित यानी दीप्त, चमकती हुई, प्रकाशमान। मृदु करतल, ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा जो लेटी हुई है उस गंगा नायिका की जो मृदु यानी कोमल, करतल का मतलब हाथों की हथेलियाँ, जो इसमें ब्रश ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। ये देखिए दीपित का मतलब चमकती हुई, मृदु यानी कोमल, और करतल यानी हाथों की हथेलियाँ, हाथों की जो आगे के हिस्से होते हैं, करतल यानी हथेलियों का अर्थ है। तो जो तपस्वी बाला गंगा है वो शशि मुख यानी चंद्रमा के मुख से अत्यधिक चमकती हुई उसकी हथेलियाँ दिखाई दे रही है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और जो लहरें हैं उस गंगा नदी में
लहराती हुई गंगा नदी के ऊपर एक दूसरे पे गिरती पड़ती हुई ऐसे लग रही है जैसे गंगा के सीने पर और यानी हृदय पर कोमल कुंतल, मुलायम से कुंतल यानी केश, जिस प्रकार से किसी नायिका के केश लहराते हैं उसी ढंग से गंगा जो नायिका है उस पर लहरी उस ढंग से लहरा रही, मानो कि उस पर कोमल भाव से उसके जो केश राशि लहरा रही हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, और जो जल है वो जल गंगा नदी की जो घोर वर्ण है उस पर लहराता हुआ बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और क्या सुंदर प्रतीत हो रहा है? चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर यानी नीले रंग का अंबर वाला। गंगा नाम की नायिका तो नीचे लेटी हुई है और उस पर जो आकाश है उसके लिए कहा गया कि गंगा के गोरे अंग पर सियर सियर यानी हिलता डुलता हुआ लहराता तार तल सुंदर आकाश के लिए कहा गया। चंचल जो रुकता नहीं है एक स्थान पर, क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसमें जो आसमान में चांद तारे हैं वो गंगा की लहरों में गिरते हुए उसके जो प्रतिबिंब से हो रहे, तो आंचल सा नीलांबर, नीले रंग का आकाश उस गंगा के ऊपर इस प्रकार से लग रहा है जैसे उसका कोई वस्त्र हो, इस रंग से प्रतीत होता है। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, लहरों के कारण उसको साड़ी सी सिकुड़न की कहा गया उसमें। शशि की रेशमी विभा से पर, शशि यानी चंद्रमा की जो रेशमी विभा है, रेशमी जो चमक है उसकी, ये कहा गया उसकी चांदनी से, चांदने के लिए। सिमटी है वर्तुल, वर्तुल यानी घुमावदार, मृदुल लहर, कोमल लहरें हैं, और कोमल लहरों का ये जो वर्णन है वो इस ढंग से किया गया है। तो ये देखिए कि ये जो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सारा का सारा एक तरह से उस समय का जो वातावरण है, प्रथम पहर की जो बात की गई उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। जितना भी जो अलग अलग उपमान रखे गए हैं तो वहाँ का जो स्थान है, वहाँ के जो वातावरण है, जैसी जो आभा वहाँ पर बिखरी हुई चंद्रमा की, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो नौका विहार जो है बात, वो यहाँ से आरंभ होती है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, तेज भाव से हम रात्रि के प्रथम पहर में यहाँ से रवाना होते हैं। तो जुड़े रहिएगा, दूसरा भाग जरूर देखिएगा। तो दूसरे भाग में हम कविता को और अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ढंग से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।